हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगी हूँ वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल, यानी कि वोल्टेज किस तरह से डिवाइड होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वोल्टेज जो होता है वो सीरीज कनेक्शंस में डिवाइड होता है और पैरेलल सर्किट्स में जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। तो यानी कि अगर आपको वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है, कहीं पे भी अप्लाई करना है, तो वो हमेशा ही एक सीरीज सर्किट ही होना चाहिए। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई नहीं होता है। अब हमने यहाँ पर एक सर्किट ले लिया है जिसमें दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। V1 जो है हमारा वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 है, V2 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 है। हमारा जो टोटल करंट है इस सर्किट का उसको हमने स्मॉल आई से डिनोट कर दिया है, क्योंकि सीरीज सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करता है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ करंट आई R1 और R2 दोनों में से ही फ्लो करेगा। इसके अलावा हमारे पास जो V है, स्मॉल V है, ये टोटल वोल्टेज है हमारे सीरीज सर्किट का। अब वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से हमारे पास क्या रिलेशनशिप होता है कि जो V है टोटल वोल्टेज वो सबसे पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, V1 प्लस V2। और अगर हमें V1 और V2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हमारे पास है, एज पर फॉर्मूला द वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर। हमने यहाँ पर V1 लिया है तो डेफिनेटली द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 हो गया, इज गिवन एज रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच। सेम ब्रांच यानी कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज कैलकुलेट करना है R1 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यानी कि हमारे पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस है सीरीज कनेक्शन, R1 और R2, इसलिए हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या है, स्मॉल v। दोबारा से सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करके देखते हैं, बट नाउ अक्रॉस R2। तो R2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा हमारा, V2। तो फॉर्मूला इज गिवन एज रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच दैट इज R2 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज V। तो एज पर द वोल्टेज डिवीजन रूल इट सेज दैट वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज गिवन एज रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। अगर हम अपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एनालिसिस में डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल या करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाती हैं। और ये जो वोल्टेज डिवीजन रूल है ये आता कहाँ से है, ये हमारे पास हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं ओम्स लॉ से बहुत इजीली। तो मैं आपको एक बार इसका वेरिफिकेशन भी बता देती हूँ कि किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं अपना वोल्टेज डिवीजन रूल। सेम ही सर्किट डायग्राम हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। यहाँ पर हमने सिर्फ ओम्स लॉ को ही अप्लाई करना है, उसी से डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अवर सर्किट, क्योंकि ये हमारा सीरीज सर्किट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। अब टोटल करंट, क्योंकि हमारा सीरीज सर्किट है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर कहीं पे भी I1 I2 इस तरह से नहीं मेंशन किया है, सिर्फ I ही मेंशन किया है क्योंकि सेम ही करंट फ्लो करेगा। तो अप्लाई ओम्स लॉ, I is equal to V upon R equivalent, where R equivalent is R1 plus R2। तो ये इसको हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमने टोटल करंट की बात करी। अब हम अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ ही अगेन दोबारा से, बट हमने अब ओम्स लॉ को अप्लाई करना है अक्रॉस R1। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V is equal to IR। तो हमारे पास V क्या है अब R1 के अक्रॉस, V1। आई देखिए टोटल अमाउंट ऑफ करंट सेम ही रहता है, स्मॉल आई, इसलिए मैंने वहां पर स्मॉल आई लिख दिया है। और रेजिस्टेंस क्या है हमारा, R1। तो ये हमारा जो करंट था वो स्मॉल आई ही रह गया, यानी कि V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर स्मॉल आई की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। तो आई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, स्मॉल v डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R1। अब इसी टर्म को सिर्फ हम रीअरेंज ही करेंगे, रीअरेंज यानी कि R1 को इधर ले आए, स्मॉल v को इधर ले आए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय V। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया वोल्टेज डिवीजन रूल का, जो वही फॉर्मूला जो भी मैंने आपसे
पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से क्या होता है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। बिल्कुल सेम मैनर में ही हम अपना ओम्स लॉ को दोबारा से अप्लाई करेंगे अक्रॉस R2 नाउ। तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। वंस अगेन हम स्मॉल i की वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। आफ्टर रीअरेंजिंग, देखिए मैं सिर्फ रीअरेंज किया है, वी आर एबल टू गेट द फॉर्मूला ऑफ V2। तो V2 क्या बना हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। तो इस तरह से आप बहुत इजीली ओम्स लॉ को ही यूज करके अपने वोल्टेज डिवीजन रूल की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल को किसी भी एक सर्किट में। तो मैंने एक बहुत बेसिक से सर्किट लिया है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, 4 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम। टोटल वोल्टेज हमारे पास गिवन है 12 वोल्ट और क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3। तो अब V1 की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। तो हमारे पास क्या बना है इसका, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच यानी कि 4 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 4 + 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज दैट इज 12। तो पहला हमारे पास V1 आ गया 6 वोल्ट। V2, अब V2 के लिए हमें न्यूमिनेटर में R2 को रखना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच है यानी कि 3 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रह जाएगा 4 + 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज, वो भी सेम ही है 12। तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई 4.5 वोल्ट। अब V3 के लिए हमें R3 को न्यूमिनेटर में रखना पड़ेगा यानी कि R3 1 divided by the total resistance 4 + 3 + 1 multiplied by the total voltage 12। तो हमारे पास ये क्या आया 1.5 वोल्ट। और आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, देखो टोटल वोल्टेज था हमारा 12 वोल्ट, तो 12 इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। तो 6 + 4.5 + 1.5 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। हेंस हमारा जो 12 वोल्ट है वो V1 + V2 + V3 के बराबर आ चुका है, यानी कि हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल से हमें तीनों वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस बिल्कुल सही यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा था इसलिए हमने उसको सीरीज सर्किट में लगाया। तो करंट डिवीजन रूल बाय डिफॉल्ट हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट जो डिवाइड होता है वो सिर्फ पैरेलल सर्किट्स में होता है, इसीलिए करंट डिवीजन रूल हमेशा ही पैरेलल सर्किट्स में लगेगा। कभी भी करंट डिवीजन रूल को सीरीज सर्किट में नहीं अप्लाई करना है, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम ही रहता है, वो डिवाइड होता ही नहीं है। तो चलिए इस सर्किट डायग्राम की हम बात करते हैं। अब इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास स्मॉल v है टोटल वोल्टेज हमारे सर्किट का, और यहाँ पर स्मॉल i है टोटल करंट हमारे सर्किट का। I1 और I2 ये दो पार्ट्स में हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है और ये इन ब्रांचेस में से फ्लो कर रहा है जहां पर हमारे पास रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है R1 और R2, यानी कि I = I1 + I2। अब स्मॉल v वोल्टेज जो है सेम ही वोल्टेज हमारे पास आएगा अक्रॉस R1, सेम ही वोल्टेज हमारे पास आएगा अक्रॉस R2। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैरेलल सर्किट्स में जो वोल्टेज होता है वो सेम ही रहता है। चलिए अब हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है करंट डिवीजन रूल में। करंट डिवीजन रूल में हमारा जो फॉर्मूला है वो ऑपोजिट होता है एज कम्पेयर टू वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले I1, ये हमारा रहा I1 करंट। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच। अब यहाँ पर ऑपोजिट की हम बात करेंगे, ऑपोजिट यानी कि R2 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। वंस अगेन अब I2 की बात करते हैं, तो I2 के लिए क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच यानी कि R1 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट स्मॉल i। तो ये हमारे पास होता है करंट डिवीजन रूल। अगेन हम किसी भी पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन रूल को डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका वेरिफिकेशन भी एक बार देख लेते हैं कि ओम्स लॉ से
करंट डिवीजन रूल का हम वेरिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं? सेम ही सर्किट डायग्राम मैंने ले लिया। स्टेप नंबर 1 सेम ही है हमारा कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अर्लियर वोल्टेज डिवीजन रूल में आपने चेक किया होगा कि मैंने R1 प्लस R2 लिखा था क्योंकि हमने वहां पर सीरीज सर्किट को कंसिडर किया था। बट हमारे पास यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट होने की वजह से हमारे पास क्या होगा यहाँ पर R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus 2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सर्किट के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V is equal to I into R equivalent, I यानी कि टोटल करंट, और R equivalent की हमने जो वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 1 से हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई है। वंस अगेन हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, बट पहली ब्रांच में हम अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ को। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर स्मॉल v ही यहाँ पर लिखा है, कुछ V1 V2 इस तरह से नहीं लिखा है, क्योंकि पैरेलल सर्किट्स में जो वोल्टेज रहता है वो सेम ही रहता है। अब V की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से V की वैल्यू क्या थी, I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और ये R1 बच गया, इसको भी हमें लिखना ही पड़ेगा इंटू 1 बाय R1। अब देखिए R1 और R1 कैंसिल आउट हो गए। अल्टीमेटली हमारे पास I1 की वैल्यू क्या बनी, R2, न्यूमिनेटर में R2 बचा और I बचा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्या फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि करंट डिवीजन रूल सेज रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। सिमिलरली अगर हम अपना ओम्स लॉ लगाते हैं इस सेकंड ब्रांच में, तो सेकंड ब्रांच में लगाने से हमारे पास क्या आएगा, V डिवाइडेड बाय R2। दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पर V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूमिनेटर में ऑपोजिट ब्रांच की बात की है। व्हाट इफ हमारे पास अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, 3 4 5, उस केस में हम क्या लिखेंगे, उस केस में न्यूमिनेटर में जो हमारी करंट वाली ब्रांच है उसके रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी सब रिमेनिंग रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट हम लिखेंगे। यानी कि फॉर्मूला को हम दोबारा से किस तरह से बोल सकते हैं, जब हमारे पास ये रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में 2 से ज्यादा होंगे, न्यूमिनेटर में हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग ब्रांचेस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। तो इस पॉइंट को हमेशा कंसिडर करना है कि न्यूमिनेटर में जरूरी नहीं है एक ही रेजिस्टेंस आए, यहाँ पर एक से ज्यादा भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे सर्किट डायग्राम में कितने रेजिस्टेंस गिवन है। तो चलिए सेम हम एक बार ट्राई करते हैं अप्लाई करने का करंट डिवीजन रूल एक एग्जांपल में। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, टोटल वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट, I1 I2 I3 हमें कैलकुलेट करना है, R1 R2 और R3 हमारे पास गिवन है, यानी कि 10 ओम 20 ओम एंड 50 ओम रिस्पेक्टिवली। ये जो I है ये हमारा है टोटल करंट। अब देखिए करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला में हमारे पास क्या था, टोटल करंट आता था। अब इस न्यूमेरिकल में तो टोटल करंट हमें गिवन ही नहीं है, यानी कि सबसे पहले हमारा जो टास्क होगा वो टोटल करंट को कैलकुलेट करने का टास्क होगा, क्योंकि बिना टोटल करंट के हम फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम टोटल करंट की बात कर लेते हैं। टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करनी है, क्योंकि तीनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में थे। तो 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो ये हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास R equivalent आ जाता है 5.882 ओम। अब आप बहुत इजीली अपना ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V is equal to IR, वोल्टेज गिवन था 50, करंट हमें कैलकुलेट करना है जो टोटल करंट है, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अभी हमने कैलकुलेट किया है। वंस अगेन कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो टोटल करंट की वैल्यू थी वो आ चुकी है यहाँ पे 8.5 एम्पियर। अब हमारे पास टोटल करंट आ चुका है। अब हम बहुत इजीली करंट डिवीजन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करने के लिए हम I1 को कंसिडर करेंगे। अभी मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि
अगर तो दो रेजिस्टेंस है फिर तो हम बहुत इजीली करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच, बट अगर हमारे पास दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है फिर हम किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इस केस में देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांचेस, अब ऑपोजिट में दो ब्रांचेस थी, R1 को छोड़ के दो बचती थी, R2 और R3, और वो दोनों ही पैरेलल में थी। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांचेस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल में भी देखिए R1 प्लस रिमेनिंग क्या था, पैरेलल सर्किट, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। तो यानी कि अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें R2 और R3 का पैरेलल सर्किट का रिजल्ट भी चाहिए। R2 क्या है हमारे पास 20 ओम, R3 क्या है हमारे पास 50 ओम। तो फॉर्मूला अप्लाई करके वी हैव गॉट 14.285 ओम। अब इसी को हम अप्लाई कर देंगे अपने फॉर्मूला में। जो टोटल करंट था 8.5, R2 in parallel with R3 14.285 divided by R1 that is 10 plus पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर। ये हमारा बनेगा I1। बिल्कुल सेम मैनर में हम I2 भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए I2 के लिए हमारे पास क्या बना, रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग ब्रांचेस। अब I2 जो था वो R2 में था, तो यानी कि R2 को छोड़ के जो रेजिस्टेंस बचे, R2 को छोड़ के क्या रेजिस्टेंस बचे, R1 और R3, और वो दोनों ही पैरेलल सर्किट में है हमारे पास, डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बना, R2 प्लस R1 इन पैरेलल विद R3 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। सबसे पहले तो आपको R1 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है। R1 है हमारा 10 और R3 है हमारा 50। ये कैलकुलेशन करने के बाद गिवन फॉर्मूला में हम अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे एंड वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो I1 हमारे पास कितना आ गया था, 5 एम्पियर। I2 हमारे पास आ गया 2.5 एम्पियर। बिल्कुल सेम ही मेथड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे I3। अब I3 के लिए क्या बनेगा हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग ब्रांचेस यानी कि R1 इन पैरेलल विद R2 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R3 प्लस R1 in parallel with R2 multiplied by the total current. Initially, let us calculate R1 and R2 का parallel combination. It will give us the value 6.66 ohm. And after that, inserting in the given formula, जब हम I, parallel combination, R3 इन सब की values को insert कर देंगे, I3 की value हमारे पास आ जाएगी 1 एम्पियर। तो इस तरह से हम बहुत easily तीनों values को calculate कर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन पे ही जस्ट कि क्या हमारे पास करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं I1, I2, I3 के या नहीं आ रहे। अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो चलो एक बार I1 प्लस I2 प्लस I3 करके देखते हैं। I3 क्या है 1 प्लस 2.5 3.5, 3.5 प्लस 5 क्या बना हमारा 8.5। तो हमारे पास यही वैल्यू आई थी 8.5। हेंस हमारा जो करंट डिवीजन रूल हमने अप्लाई किया है उससे बहुत इजीली हमने सब वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है I1, I2 और I3 की। I1, I2 और I3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट। थैंक यू सो मच।